बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज, उसकी ये छठी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। रेस्ट हाउस का जामिद सन्नाटा उसकी वहशत बढ़ा रहा था। वक्फे वक्फे से किचन में बर्तन खड़खड़ाते थे तो आसपास का ज़िंदगी का एहसास होता था। वो उकताकर दुपट्टा संभालती किचन में चली आई। खानसमा को जैसे 100% किसी की मदाखलत का यकीन नहीं था। बड़े मगन अंदाज में झूम झूम कर बर्तन धो रहा था। वो खामोशी से उसकी पुश्त पर जा खड़ी हुई, मगर उसे एहसास तक न हो सका। साहब खाना खाने आएंगे क्या? आप बीबी, खाना लगा रहा हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। वो कदरे खज्जल सा नज़र आया। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उसने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली। साहब का कुछ पता नहीं होता, कभी नहीं भी आते। उसने आंडी में चम्मच चलाते हुए जवाब दिया। मगर अब तो मैं यहाँ हूँ, उन्हें आना चाहिए। उसने गिलास में पानी अंडेलकर होंठों से लगा लिया। अधेड़ उम्र खानसमा ने पलट कर उसकी सिमत सरसरी सा देखा। बीबी, साहब का काम ही ऐसा है कि छोड़ो ये काम वाम के तस्करे, काम तो होता ही है, अपने अपने हिसाब से सभी करते हैं। उसने नागवारी से उसकी बात काट दी। खानसमा ने ताज्जुब से उसकी शक्ल देखी। उसका साहब कोई मामूली आदमी नहीं था। अच्छा, अभी खाना मत लगाना, मैं यावर भाई को फ़ोन कर रही हूँ। वो यावर अली खान के बेडरूम में चली आई और उनका नंबर मिलाया। पीए ने साहब के मसरूफ़ होने का मसला सुनाया। उसका तो दिमाग ही घूम गया। देखिए मिस्टर, मैं इस भरी दोपहर में दफ्तर पहुंच जाऊंगी। अगर उनके पास प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं तो भी आप उन्हें मैसेज कन्वे कीजिए कि माहीन अहमद फ़ोन पर हैं। उसने नाराज़गी से कहा। जस्ट अ मिनट होल्ड प्लीज़। पीए उसके इस अंदाज पर वाकई बौखला गया था। चंद सेकंड बाद यावर अली खान की गमगीन आवाज़ एयर पीस में उभरी। यस यावर अली, क्या आप मुझे यहाँ इसलिए लाए थे कि मैं भूखी मर जाऊँ? वो बच्चों की तरह खफगी से गोया हुई। अल्लाह ना करे, दरअसल मेरी गैर मौजूदगी में काम और मुलाकातें खासी मिकदार में इकट्ठी हो गई थी। अब 1000 चाहने के बावजूद सीट से नहीं उठ पा रहा। 2 मिनट कबल उठने ही वाला था कि एसपी साहब तशरीफ़ ले आए। सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है तो इसी हिसाब से काम भी बढ़ रहे हैं। आप खाना खा लें, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं एसपी साहब किस किस्म के मामलात साथ लाए हैं और उनमें कितना वक्त लगेगा। माहीन को मालूम था वो उस वक्त जो भी कहेगी उधर से बड़ा मंतकी जवाब आएगा। उसने एक लफ्ज़ मुँह से निकाले बगैर रिसीवर रख दिया, जबकि दूसरी सिमत रिसीवर हनूज़ यावर अली खान के हाथ में था और वो उसकी किसी अगली बात के मुंतज़िर थे। और वो बुरा समूह बनाते उनके बेडरूम से बाहर आ गए। खाना लगा दूँ बेबी? खानसमा एकदम सामने आ गया। नहीं, एक गिलास जूस ले आओ बस। बेचारा बड़ा ही हैरान हुआ। खुद जो पेटू था। हाँ भाई बस। वो जलाकर गोया हुई और अपने रिहायशी कमरे में चली आई। तौबा, कितना मुश्किल है किसी बड़े अफसर के साथ गुजारा करना, नीरी आर्टिफिशियल लाइफ। वो बुड़बड़ाती हुई शाम के लिए कपड़े देखने लगी। 10 मिनट बाद खानसमा अनार का जूस लेकर हाजिर हो गया। उसने जूस का गिलास उठाकर उसे वापस जाने का इशारा किया और खुद एक कुर्सी पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता जूस पीने लगी। अभी गिलास आधा भी नहीं हुआ था कि खानसमा फिर हाजिर हो गया। साहब का फ़ोन है बीबी। वो चौंक पड़ी। अभी तो बात हुई है 5 मिनट कबल। व्हाट्स अ न्यू मैटर? वो गिलास रखकर तेज़ी से उनके बेडरूम में आई। जी, मुझे अभी ध्यान आया कि आपने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया था। कहीं खाने से नाराज़ तो नहीं हो गई? चले शुक्र, आपको देर से सही ध्यान आ तो जाते हैं। उसका मूड ऑफ था। दरअसल आपके और मेरे एज ग्रुप में इतना ज़्यादा फासला है कि इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस अंदाज में, किन अल्फाज में आपको मुतमईन करूं। वो बहुत संजीदगी से कह रहे थे। रहने दीजिए, ये नाप तोल, ये महज मसनूई इजहार है। दरअसल आप पर किसी बात का असर हो ही नहीं सकता। मैं जान चुकी हूँ आपकी नेचर। वो उसी मूड में गोया हुई। मैं तो बहुत सादा सा आदमी हूँ, मुझे जानना कोई मुश्किल बात नहीं। मगर बहरहाल ये अच्छी इत्तला है, आप खाना ज़रूर खाइए, वरना मैं गिल्टी फील करूँगा। ओके, यानी आपने महज इसलिए फ़ोन किया ताकि आप एक अच्छे मेज़बान साबित हो। बहरहाल आप फ़िक्र ना करें। खैर, मैं आपके तजुर्बाती काम में मदाखलत नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि शाम को आप तैयार रहिएगा। आपको बहुत अच्छी जगह सैर कराएंगे, आपकी सारी कोफत दूर हो जाएगी। ठीक है? थैंक्स। वो इनकी इतनी मेहरबान वज़ा पर वाकई खुशी से मुस्कुरा दी। अब बात हुई ना, वरना मैं तो उलझ गया था। एसपी साहब को अभी तक इंतज़ार में बिठाया हुआ है आपकी वजह से। थैंक्स अगेन। वो जाहिद खुश किस्म के इंसान से इतनी तवज्जो और मेहरबानी के अंदाज़ पाकर वाकई खुश हुई थी। बारी का बुलावा आ गया था। वहाँ दरिया बस्ती में उसकी सख्त ज़रूरत पेश आ गई थी। वो बाबा साहब के साथ शहर आ जाता था तो उसे शहर में ढेरों काम पेश आ जाते थे। सुबह फैक्ट्री गया, वहाँ से पोर्ट गया, सीट कंफर्म कराई, एयरपोर्ट गया। शाम 5:15 बजे तक फ़्लाइट थी। मुश्किल फ़र्स्ट क्लास में सीट मिली थी। वहाँ की धक्कम पे फुर्सत पाकर बाबा साहब के बिजनेस पार्टनर से हिसाब किताब करके फ़ाइल और चेक वसूल किया। 3 बजे के बाद घर आया। मुश्किल 2-4 नवाले ही मुंह में डाले थे कि फैक्ट्री से मैनेजर की कॉल आ गई। बाबा साहब के मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे। नाचार उसे फैक्ट्री का दूसरा चक्कर लगाना पड़ा। घर से फैक्ट्री ज़्यादा दूर नहीं थी।
4 बजे तक वापस आ गया। जल्दी जल्दी कपड़े बैग में ठूसे गुस्सा करके जीन्स बदली, बनियान पहनकर याद आया कि कमीज़ पर तो इस्त्री नहीं हुई। बड़ी सख्त झुलाहट हुई। अख्तर भी गाड़ी लेकर आ चुका था। बारी को एयरपोर्ट पहुंचाकर उसने बाबा को भी चलने का कहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े पकड़े कमरे से बाहर आया। कलो, उसने आवाज़ लगाई। मोहतरमा कलो साहिबा, इधर उधर कहीं पाई जाती हो तो सामने आ जाइए, सख्त ज़रूरत है। उसने राहदारी पर खड़े होकर सदा लगाई। वो तो गेट पर खड़ी सब्ज़ी खरीद रही हैं, बहुत तेज़ी में हूँ। वहाँ रोशी सामने आ गई। वो जीन्स और बनियान में खुद को उसके सामने पाकर कदरे खजल सा हो गया। एयरपोर्ट पहुँचना है, वैसे ही सीट बड़ी मुश्किल से मिली है। वो जाने क्यों नज़रें चुरा गया। जा रहे हो? उसके दिल को कुछ हुआ। जी। कल सी आप करने जाएगी? वो मुस्कुराई। अरे नहीं, ये शर्ट बगैर इस्त्री की है, मैं तो खुद ही कर लेता, मगर यहाँ तो कहीं आसपास इस्त्री भी नज़र नहीं आ रही। रोशी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से शर्ट ले लिया और एक सिमत बढ़ गई। वो अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। इस ख्याल से ऊपर नहीं गया कि फिर उसे ऊपर आना पड़ जाएगा। 5 मिनट बाद रोशी शर्ट हाथ में लिए उसी जगह वापस आ गई। हो सकता है जल्दी में अच्छी ना हुई हो, बहरहाल गुजारा कर लो। वो उसे शर्ट थमा रही थी और शीनो जाने किस तरफ से आकर उन दोनों के पास से बेनियाजी से गुजर गई। शीनो आपा, ये बारी दरिया दस्ती वापस जा रहा है, कोई मैसेज देना हो तो बस दे दे। गालन तुम ही मैसेज दे रही हो, हवेली में फ़ोन है, कोई मसला नहीं, बल्कि कोई मैसेज ही नहीं है हमारे पास। हाँ मगर तुम ज़रूर दो। वो उनसे खासे फासले पर रुककर अपने मखसूस अंदाज में गोया हुई। बुलावा आया या वैसे ही जा रहे हो? बुलाया है, असल में काम सराय में है, दरिया बस्ती से तो मैसेज आया है। वो बहुत संभल कर उनसे मुखातिब था। मगर तुम्हारी ज़रूरत तो यहाँ भी बहुत है। मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई। काम के बंदे की तो हर जगह ही ज़रूरत रहती है। वो ज़्यादा बर्दाश्त न कर सकी, तड़क कर बोली। हाँ भाई बारी, काम के तो तुम बहुत हो। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। बारी शर्ट पहनकर बटन लगा रहा था, गौर से उन्हें जाता देखने लगा। हर वक्त ही जली भुनी रहती है। रोशी के माथे पर बल पड़ गए थे। मगर होशमंद भी बहुत है, आंखें खुली रखती हैं, आपको एहतियात करना चाहिए, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और तुम्हारे लिए? वो तो यूँ भी खासी नडर थी। मैं तो खुद ही मसला हूँ, मेरे लिए कोई सुनहरे रोग ख्वाब नहीं है। आप बस मुझे एक कंप्यूटर फ़र्ज कर लें। उसने आगे की सिमत कदम बढ़ाए। जाकर फ़ोन ज़रूर करना, उसने ताकीद की। वो तो मैं खान को करूँगा ही। रोशी की अना ने उसे अगली बात से बाज रखा। और हाँ, अगर खाला दरिया बस्ती हो तो फ़ोन पर मेरी उनसे बात ज़रूर करा देना। बस? वो फिर आगे बढ़ा। हाँ बस। और हाँ सुनो। जी। वो फिर रुक गया और रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाने लगा। रोशी को उसकी रेस्ट वॉच से सौतन का सा बैर था। तुम तो खुद ही घड़ी हो, क्यों घड़ी बांधते फिरते हो? आप कुछ कह रही थी। जाओ, तुम कुछ नहीं कह रही, वो जल कर बोली थी और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। वो गुमसुम से अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वहाँ सब बैठे बहुत ज़ोर शोर से बाबा साहब के एक शराकतदार के यहाँ डिनर पर जाने के प्रोग्राम बनाए बैठी थी। पहने जाने वाले मलबूसात पर सख्त बहस व मुबाहसा हो रहा था। रूबी का ख्याल था कि लिबास बहुत जदीद होना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस है और फिर हमेशा से कराची में रहते हैं। शीनो पर इस पर इख्तलाफ था कि हम और वो एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते, लिबास वगैरह पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तरदीदो तायद का पुरशोर माहौल था। उसकी आंख पर कदरे खामोशी छा गई। शीनो ने बहुत मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ उसकी सिम देखा था और गाँव तकिया खिसका कर नीम दराज हो गई थी। आओ रोशी, तुम तो नज़र ही नहीं आई, तबीयत कैसी है अब? गुल्लू ने उसका हाथ थाम कर अपने पहलू में बिठा लिया। अब तो इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। अरे हाँ, याद आया, आज सुबह सुबह एक बहुत मज़े के गानों की कैसेट मिली है। लता और मुकेश के 2 गाने। शीनो ने कैसेट प्लेयर में कैसेट राउंड की और प्ले पुश करके वापस अपनी जगह आकर दराज हो गई। लता और मुकेश की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। वॉल्यूम खासा ऊंचा था। बाली उमरिया भजन करूं कैसे, चढ़ती जवानी जोगन बनूं कैसे, झूठा गुरों का वचन करूं कैसे, साधु हो से तेरा सजन बनूं कैसे। रोशी ने चौंक कर शीनो की सूरत देखी। वो आंखें मूंदे बहुत मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। गाना तो मज़े का है, किस फिल्म का है, मंगवा कर देखेंगे? रूबी ने बहुत दिलचस्पी ली। तुम्हारा पेट नहीं भरता फिल्में देख देख कर? जरी हंसती। पता नहीं इसके दीदे हैं या मशीन, 2-2 फिल्में इकट्ठी देख लेती हैं। मैं तो 1.5 घंटा टीवी के सामने बैठ जाऊँ तो सर दुखने लगता है। गुल्लू ने भी हिस्सा लिया। गाना सुनो, बड़े मज़े का है। सुन रही हो रोशी? शीनो बोल पड़ी। मैंने कैसेट लगाई, तुम लोगों ने अपनी ही प्याऊँ शुरू कर दी, है ना मज़े का रोशी? रोशी ने जैसे जिद होकर उनकी सूरत देखी। अब अगर आपके पास मेरे खिलाफ चार्जेस इकट्ठे हो गए तो बीच चौराहे पर हांडी फोड़ दें। किसने किया है? ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ, और ना हलक फाड़ कर ये कहूँगी कि आप मुझे ब्लेम कर रही हैं। रोशी एक मैगज़ीन उठाकर दूर सोफे पर जाकर बैठ गई। गुल्लू और दूसरी लड़कियां हैरानी से कभी शीनो को और कभी रोशी को देख रही थी। कोई बात हो गई शीनो? गुल्लू ने तरहम अमेज़ नज़रों से रोशी की तरफ देखा। अभी तो बेचारी इंजर पिंजर ढीले करो,
करवा कर घर लौटी है। शीनो तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेरहम है। एक तो इस पर उसकी माँ का साया नहीं, वो पहले ही निहायत हसास है। ये न जाने क्यों इस पर चोटें करती रहती है। रोशी, उन्होंने निहायत मोहब्बत से उसे पुकारा। जी आपा। चंदा, तुम ऊपर जाकर आराम कर लो, शाम 7 बजे के बाद ही समझो जाएंगे सब। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जाओ, शाबाश। उनके लहजे में इतनी मोहब्बत और हलावत थी कि रोशी नाचार उठ गई। ठीक है। यूँ गुलों की मदाखलत से माहौल एकदम पुरसुकून हो गया था। शीनो प्लीज़ उसके साथ इस अंदाज में बात ना किया करो, वो तो बेचारी पहले ही दुखी है और फिर बच्ची है। गुल्लू ने रोशी के बाहर जाते हुए शीनो को घेरा। नाम, नसब, दौलत सब कुछ तो है, फिर दुख किस बात का? तुम तो ईमान से प्रोपेगेंडा लॉबी हो। गुल्लो, शीनो ने मुंह बनाकर जवाबन गुल्लो की खबर ली। तुम्हें नहीं पता शीनो, माँ के प्यार से महरूमी बाज़ औक़ात इंसान की हस्ती को हिलाकर रख देती है। माँ तो इस कायनात का बुनियादी हुस्न है, खुदा की अपने बंदे से मोहब्बत का लतीफ़ सा इशारा। ये महरूमी बहुत बड़ी महरूमी है शीनो, तुम्हें एहसास करना चाहिए। अच्छा बाबा, कर लेंगे एहसास। अब खुदा के लिए अपनी तकरीर समेटो। शीनो ने हाथ जोड़ दिया और जरी ने आगे बढ़कर टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ कर दिया। अब तुम्हें पैसे के सिवा कुछ नहीं सूझता। ये ध्यान नहीं आता कि बेटी क्या सोचेगी। ये बड़ ढूंढा है माँ बाप ने। औरत ने उसके तेवर देखकर ज़रा लहजा संभाल कर बात की। और जो किसी कंगाल और मकरूज़ के पल्ले बांध दी तो भी लौंडिया यही कहेगी, ये ढूंढा है। और बस अब बात ख़त्म कर, अगले जुमे बारात कर देंगे। हमें कोई तैयारी नहीं करना, बरादरी को रोटी खिलाना खिला देंगे और कुछ नहीं होगा। अरे नाक कट जाएगी बरादरी में, कुछ होश की दवा कर। औरत ने माथा पीट कर कहा। कल से कमाने नहीं जाऊँगा, एक धला तेरे हाथ पे नहीं रखूँगा। और जो तूने रोटी दवाई की आवाज़ लगाई तो 3 बोलों से हराम कर लूँगा तुझे खुद पर। उसने चारपाई पर सीधा लेटते हुए कहा और आंखों पर बाजू रख लिया। औरत ताज्जुब से उसकी तरफ देखती रही। जब भूखी मरने लगे तो चली जाइयो बरादरी के पास कि पालो हमारे पेट, फिर देखूँगा कौन खिलाता है तुझे रोटी, कौन ब्याहता है तेरी बेटी। वो बुड़बड़ाया। ये तजुर्बे तो उठाए बैठी हूँ, कौन खिलाता है किसी को। सब अच्छे वक्तों के साथी होते हैं। माँ हुई कभी लड़की थी, बेटी के दिल की खुशी सोच रही थी। तुम बाप हो, उसके मुख्तार हो। मैं तुम्हें समझा तो सकती हूँ, रोक नहीं सकती। कर दो अगले की जुमे की बारात, अल्लाह नसीब अच्छे कर, खुशियाँ दे। न जाने क्यों वो हिचकियों से रो पड़ी। वो एकदम उठकर बैठ गया। देख, भगवान में भी बाप हूँ, भागो, दुश्मन नहीं हूँ अपनी लौंडिया का। लाल खान उम्र का है मगर सेहतमंद है। तूने उसका घर नहीं देखा, 6 कमरों का कमरा है, 2 मंजिला है, सामान से भरा हुआ, अल्लाह की हर नेमत मौजूद है। छूट जाने दे इस जद्दी पुश्ती गरीबी से लौंडिया की जान। हम किसी लालच से नहीं ब्याह रहे अपनी लौंडिया। अगर लालच है तो बस इतना कि हमारी बच्ची सुख देखे। औरत रोती रही। जब मान गई है रो मत, दुआ कर अल्लाह हमारी लौंडिया को सुख दे। बेटियां ब्याहते हुए तो माएँ रोती ही हैं। जिस्म का टुकड़ा नोचकर किसी को थमाना हंसी खेल तो नहीं। औरत आंखें पूंछते हुए बोली। वो चुप रहा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। वो उठकर बावर्ची खाने की तरफ आ गई। बालू दोपहर के खाने के और शाम की चाय के बर्तन इकट्ठे किए बहुत तनदेही से उसे मांजने में मसरूफ़ थी। अम्मा, कीमे में आलू डालूं या मटर? उसने माँ को मौजूद पाकर लगे हाथों अपना मसला हल करना चाहा। मटर डाल दीजिए, तेरे बाप को अच्छे लगते हैं। वो गायब दिमागी के आलम में चौंक कर बाहर आई। अब्बा, आज जल्दी आ गए? जल्दी काम ख़त्म हो गया होगा। मैं तो तुझे ये कहने आई थी कि जो बगैर सिले कपड़े हैं उनमें से 4-5 जोड़े सी लीजिए। 3 दिन में फिर दुपट्टों पर गोटा लचका भी लगाना है। क्यों अम्मा? बालों के मुतहरिक हाथ साकिन हो गए। तेरा निकाह कर रहा है तेरा बाप अगले जुमे। तीसरी दुनिया की तीसरे दर्जे की लड़की 1000 चाहने पर भी ना पूछ सकी कि वो मेरा निस्फ कौन है जो मुझे मुकम्मल करने आ रहा है। कहीं यूँ ना हो पूरा होने के आसरे में आधी से भी जाऊँ। चल, अब मैं साकित और सामत रहने के बाद वो फिर अपने काम में लग गई। हमें कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी, बस बरादरी और बारात को रोटी खिलानी। पैसे वाला आदमी, हर चीज़ को मना कर दिया उसने। वो एक बार फिर साकित हो गई। पैसे वाला, उसका हमारे दरवाजे पर क्या काम? पता नहीं कैसा है। हाँ, इतना तो हो कि सखियों में इज्जत रह जाए। चाचा कासिम की सकीना का दुल्हन ज़रा सा मोटा था। सारी सहेलियाँ कितना तंग करती थी सकीना को। और देख, रोटियाँ ज़रा देख कर पकाई हो, रात बहुत बच्ची थी। रिज्क ज़ाया नहीं करते, अल्लाह को बुरा लगता है। उसने बाहर निकलते हुए मज़ीद हदायत दी। अच्छा अम्मा, वो अपने ध्यान से चौंक कर बोली थी। उसने वॉल क्लॉक की सिम नज़र उठाई। 6 बज रहे थे। एक अजीब सी कोफत उसके रगों पे में उतर गई। या इलाही, किस तरह सज़ा मिल रही है। वो बरामदे में पड़ी कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। उसी दम पोर्टेको में जीप दाखिल हुई। उसने एक गहरा सांस लिया। थैंक्स गॉड। यावर अली खान जीप से उतरकर सीधे उसकी तरफ बढ़े।
तैयार हैं आप? उन्होंने उसके सरापे पर नज़र डाली। पर्पल कुर्ते, शलवार और दुपट्टे में मलबूस बहुत तरोताज़ा सी महसूस हुई। दाईं कलाई में बहुत सारी मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हुई थी और बाईं कलाई में गोल्ड की दमकती हुई रेस्ट वॉच थी और बाएं में मैचिंग शूज़ चमचम कर रहे थे। यावर अली खान ने एक उचटती निगाह में उसका जायज़ा ले लिया। बहुत देर से तैयार हूँ, मगर इतनी बेहिस भी नहीं हूँ कि आपको चाय या खाने की मोहलत ना दूँ। आप इत्मीनान से बात लें और खाना खाएं। वो उठ खड़ी हुई। खाना तो मैं खा चुका हूँ, अलबत्ता बात लेने की तजवीज़ अच्छी है। फ्रेश हो जाऊँगा। शेर खान, उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। वो फ़ौरन नामौजूद हुआ। जल्दी से एक शलवार सूट तैयार कर दो, मैं बहुत रिलैक्स होकर सैर करना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो माज़रत ख़्वाना अंदाज में मुस्कुराकर अंदर बढ़ गए। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें बाहर आने में वाकई 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। वो जीप एक शफाफ सड़क पर ले आए। पहले हम T&T कॉलोनी चलेंगे, वहाँ एक दोस्त से ज़रूरी काम है। बहुत खूबसूरत जगह है, शानदार मनाजिर है, मुझे यकीन आप लुत्फ़अंदोज़ होंगी। उन्हें बहुत महारत से स्टीयरिंग से हाथ किया और सिगरेट सुलगाई। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, उसने कदर खजल होकर कहा। अरे मगर वो क्यों? उन्होंने हैरानी के तासुरात नहीं दिए, सिर्फ सपाट अंदाज में पूछा। आप इतने ज़िम्मेदार और मसरूफ़ आदमी, हकीकतन मैंने डिस्टर्ब किया आपको, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ में है ख्वामखा। वो धीरे से हंसती। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब आदमी हूँ, उन्होंने बहुत सादा से अंदाज में जवाब दिया। जी? वो भौंकचा सी रह गई। लगते तो नहीं है, उसके मुंह से निकल गया। लगने और होने में अच्छा खासा फ़र्क होता है। उन्होंने सिगरेट मुंह से निकाले बिना ही धुआं मुंह से निकाला। हाँ जाहिर है, बच्चों जैसी बीवी से दूरी, वो भी हमेशा की दूरी, कोई छोटी बात तो नहीं। बच्चों जैसी बीवी हर किसी के नसीब में होती है, और फिर इतनी शानदार रफ़ीका हयात मिल के बिछड़ जाए, ये तो किस्मत का सितम ही है। उसने अफसुर्दगी से यावर अली खान को कहा। वो खामोश रहे। दरिया बस्ती आने के बाद मैं तो बहुत उलझ गई हूँ, वो बोली। मगर क्यों? कोई कोताही हो गई हमसे? यावर अली खान ने फिर एक सरसरी नज़र उस पर डाली। नहीं, ये बात नहीं, आप सबने तो समझे हक़ मेज़बानी अदा कर दिया। वो शर्मिंदा सी होकर बोली। रोशी वापस आ जाएगी, डजंट मैटर। उन्होंने सिगरेट मुँह से निकालकर हाथ से दोबारा स्टीयरिंग पर रख दिया। ये बात भी नहीं, वो बोली। यावर अली खान खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी का सवालियापन साफ महसूस हो रहा था। मेरी उलझन ये है कि दरिया बस्ती का माहौल मुझे बहुत पुरस्रार और घुटा हुआ महसूस हुआ। बच्चों तो बहुत प्रोग्रेसिव होंगी, एडजस्टमेंट में बहुत मसला हुआ होगा, जबकि पापा कहते हैं कि वो हवेली में बहुत खुश थी। कराची में तो उनका दिल लगता था, एक दिल भी नहीं लगता था, एक हफ्ता भी मुश्किल से रहती थी। मेरी समझ में नहीं आता कि हवेली में उनके लिए क्या अट्रैक्शन थी। वो बोले जा रही थी। यावर अली खान बस दूर खामोश थे। माही ने चेहरा मोड़कर उनकी सिमत देखा। ग्रे शलवार सूट में मलबूस आंखों पर मखसूस ग्लासेस चढ़ाए मूँछों के साथ वो बहुत मुतासिर कर रहे थे। हवेली में मेरा ख्याल है उनकी सारी दिलचस्पी आपकी वजह से थी। वो महज आपकी वजह से कराची में नहीं टिकती थी। वो मुस्कुराकर शरारत से गोया हुई। और तो हवेली में कोई ख़ास बात नहीं। वो खिलखिला पड़ी। आप कुछ बोल नहीं रहे? वहाँ वो चौंक कर पूछने लगी। आप खुद ही सवाल और खुद ही जवाब के नहायत दिलचस्प अमल से गुजरी हैं। मैं अटेंशन हूँ, आप फिक्र ना करें। उन्होंने बहुत सुकून से एक मोड़ काटा। शर्मिंदा कर रहे हैं? वो मुस्कुराई। ये काम नहीं करता। वो अपने मखसूस अंदाज में लहजा भर को मुस्कुराए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपने हमारी बच्चों पर अपनी ज़ात का तिलस्म फूंक दिया था। उन्हें आपके सिवा कुछ सोचता ही नहीं होगा। खैर लकी तो वो भी बहुत थी कि उन्हें आप जैसा शरीक सफ़र मिला था, जिसकी वफ़ा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बाद आपने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि आपकी तरफ के लैंडलॉर्ड तो बैक वक्त कई बीवियाँ रखते हैं। आज आप सिर्फ मरने वालों को ही याद करेंगी? उन्होंने अजीब से अंदाज में पूछा। जी? वो चौंक कर उनकी सूरत देखने लगी। आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चों की बात करे? वो अभी तक हैरत के आलम में थी। अच्छा ये बताइए, शाम के इस समय बैकग्राउंड में नज़र आने वाले पहाड़ कैसे लग रहे हैं? उन्होंने करीबुल ख़त्म सिगरेट मुंह में दबाकर गहरा कश लिया। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं किया। उसके लहजे में अब अफसुर्दगी का तासुर था। आइसक्रीम खाएंगी? एक शॉप के नज़दीक उन्होंने जीप आहिस्ता की। चले खा लेते हैं, कुछ तो करना चाहिए। उसका मूड अजीब सा हो गया था। फ़ोन की बेल बहुत देर से हो रही थी, अभी तो सूरज भी नहीं निकला था। वो लॉन की तरफ जाने के इरादे से कमरे से बाहर आई थी। जाहिर है इतनी सुबह का फ़ोन बाबा साहब के लिए ही होगा। वो आगे बढ़ते हुए सोच रही थी, फिर एकदम चौंक पड़ी। बाबा साहब का फ़ोन? हाँ, ये तो दरिया बस्ती से भी हो सकता है, और यकीनन उसका हो सकता है। वो सर पर दौड़ती हुई बाबा साहब के कमरे में आई। उसे यकीन था कि बाबा साहब बाथरूम या लॉन में होंगे, जब तो अभी तक रिसीवर नहीं उठाया। वो सब तो बेसुध सो रही थी। जागती हुई भी होती तो फ़ोन सुनने के लिए कभी ना हिलती। उसने अंदर आकर इधर उधर देखे बगैर रिसीवर तकरीबन झपट कर उठाया।
हेलो, थैंक्स गॉड। उधर वाकई बारी था। जिस्मो जाँ में एक सरखुशी की लहर दौड़ गई। रोशी बात कर रही हूँ। पहुँच गए तुम ठीक ठाक? जाहिर है आलम बाला से तो फ़ोन करने से रहा। खान को रिसीवर दीजिए। बाबा साहब तो आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहे। मैसेज दे दो, मैं पहुँचा दूँगी, उसने मुँह बनाकर कहा। आप ज़रा इधर उधर देख लीजिए, मुझे उन्हीं से बात करना है, मैसेज से काम नहीं चलेगा। उधर से जवाब आया। खाला है अभी हवेली में? उसने अनसुनी करके अपना सवाल किया। नहीं, वो यावर चचा के साथ हरीपुर गई हैं, उसने उजलत भरे अंदाज में जवाब दिया, जैसे जान छुड़ा रहा। वो मुझे कराची फ़ोन भी तो कर सकती थी, उसने खफकी से कहा। वो जो कुछ कर सकती थी या कर सकती हैं खुद ही बता सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज़ खान को फ़ोन दीजिए। लगा बंदा जवाब आया। क्या खान खान किए जा रहे हो? मैं जो बात कर रही हूँ, वो भड़क कर बोली। मैं इस वक्त काम के सिलसिले में फ़ोन किया, मुझे खान से बहुत ज़रूरी बात करना है। वो जैसे ज़िद चोकर बोला। वो घर ही में कहीं होंगे, देख लीजिए प्लीज़। वो जैसे आजिज़ आ गया था। अच्छा देखती हूँ, मगर मुझसे बात किए बगैर रिसीवर न रखना। सुन लिया, नहीं रखूँगा, बस आप ज़रा जल्दी करें। गालबन दूसरी तरफ। उसने सर पीट लिया था। वो बाथरूम का दरवाज़ा चेक करके दौड़ती हुई लॉन में आई। बाबा साहब बेंच पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बाबा साहब आपका फ़ोन है हवेली से? उसने फूली हुई सांस पर काबू पाकर कहा। हाँ बोल रहा हूँ। बाबा साहब ने रिसीवर उठा लिया था। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उसे कहो कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, हम खुद वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है ठीक है। टीपू की तबीयत अब कैसी है? सराय पहुँचकर हमें फ़ौरन उसकी खैरियत से मतला करना। और कोई ख़ास बात नहीं? बाबा साहब रिसीवर मुझे दीजिएगा, एक ज़रूरी बात करना है। वो उनके सर पर सवार थी। उन्होंने रिसीवर उसे थमा दिया। हेलो, दूसरी तरफ से बारी बोल रहा था। उसने गर्दन मोड़कर बाबा साहब की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। दिलावर अली खान ने एक लहजे को उसकी जानिब देखा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। सारा मोहल्ला लाल खान की दुल्हन देखने के लिए उजला अरूसी पर हमलावर था। बालू को इस कदर हब्स और घुटन का एहसास था, लगता था थोड़ी देर उन औरतों में मजीद घिरी रही तो बेहोश हो जाएगी। भारी भरकम अरूसी जोड़ा, मुख्तलिफ साइज़ और वज़न के 4-5 सोने के सेट, फूलों के जेवर अलहदा, फोम का गद्दा, फोम का तकिया और चारों तरफ औरतें और बच्चे। वो बेदम से होकर तकिए पर ढह गई। दुल्हन बेहोश होगी, दुल्हन बेहोश होगी, एक चीख पुकार मच गई। चलो भाई सब बाहर निकलो जल्दी। लाल खान की एक रिश्तेदार सबको बाहर निकालने लगी। देखने में तो है ही नाजुक, मिजाज भी नाजुक लगता है, एक बड़ी भी ने तनकीदी हमला किया। चंद मिनटों में ही कमरा खाली हो गया। बेहोशी का ऐलान बाहर तक सुना गया। लाल खान ने फ़ौरन से पेशतर 7 अप की बोतल अंदर भिजवाई। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसके औसान बहाल हुए। लाल खान की एक और रिश्तेदार ने उसका मेकअप ठीक करना शुरू कर दिया था। हटो भाई, ज़रा रास्ता दो। दूल्हा भाई अपनी भावज की मुंह दिखाई करने आ रहे हैं। एक औरत की मनहनी सी आवाज़ बाहर से आई। हाँ भाई आ गए, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे में आरिफ की आवाज़ उभरी। लाल खान भी साथ था। लाल खान, हम तुम्हें मुबारकबाद दें या तुम हमें दोगे? वो शोखी से पूछ रहा था। अजीज सरकार, सारी मेहनत आपकी है। लाल खान तो सरतापा निहाल था। बस यही है हमारी मुबारकबाद। लो अब हम तुम्हें देते हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बालू की आंखें बंद थी, मगर शेर पढ़ने वाले को उसने चौंक कर देखा। पट से आंखें खुल गई थी। ये हमारी तरफ से हकीर सा तोहफ़ा है भाभी। उसने अंगूठी डबिया समेत उसकी सिमत बढ़ाई। शादी मुबारक हो। ये हमारा यार वैसे भी सेठ है और दिल का भी सेठ है, उम्मीद है आपको बहुत खुश रखेगा। बालू का दिल धक धक करने लगा। वो कोशिश के बावजूद सेठ की तरफ न देख सके। लाल खान, भाभी बहुत नाजुक सी हैं, बहुत ख्याल रखना होगा। अच्छा अब हम चलेंगे। अब देखिए कि भाभी के आने के बाद तुम हमें किस तरह दस्तयाब हुआ करोगे। अब देखेंगे तुम्हारे अंदाज। हर एक चीज़ बदल जाती है इश्क का मौसम आते ही। रातें पागल कर देती हैं, दिन दीवाने हो जाते हैं। अच्छा भाई, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़। बालू की निगाह बेख्तियार उठ गई थी। लंबा, इंतहाई दुबला, दाढ़ी छोटी थी या कहीं रोज़ से शेव नहीं बनाई थी। सारफ रंग, शायद कभी गोरा होगा। मैं खुद किसी चाल, न जाने किसका बच्चा रोया। उसने चौंक कर आंखें झुका ली। उसके जाते जाने किसके कहने पर कमरा खाली कर दिया गया। तब उसने एक गहरा तमानियत भरा सांस लिया और कमरे पर नज़र दौड़ाने लगी। बहुत शानदार और कीमती फर्नीचर था। उसने तो कभी इतने कीमती बिस्तर पर बैठने का ख्वाब भी ना देखा था। टेबल लैंप और करते गुलदानों से आरास्ता खिड़कियों और दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे कमरे की सजावट में इजाफा कर रहे थे। ताज़ा गुलाबों से सजी सेज, जिनकी महक उसके अपने वजूद से उठने वाली खुशबू से हम आहंग होकर एक अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। माँ वो बुरी तरह चौंक पड़ी। सामने कॉर्नर्स पर लाल खान की बड़ी सी तस्वीर रखी थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ और वास्केट पहने, मूँछों को ताई दिए, वो शायद किसी मतवक्का कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। उसका जिस दिल जैसे किसी
दुख में उतर गया। वो पलक झपकना भूल गई। हर ज़ीरू को ज़िंदगी एक बार मिलती है और औरत भी ज़िंदगी के उस सबसे हसीन दौर से एक बार गुजरती है जिस लड़की का दिल पहली रात को ही डूबने लगे। उसके बाद ज़िंदगी में कभी अच्छी रात के ख्वाब नहीं आते। उसका दिल मुरझाता है कि फूल पहनने के सारे शौक ही मुरझा जाते हैं। वो आन के आन में गुलशन से जंगल में आ खड़ी होती है और मारे दुख के वो रास्ता देखने लगती है जिस पर चलते हुए गाह गाह उसे पाँव से कांटे निकालने होते हैं। आबला पाई का हौलनाक सफ़र दरपेश देखकर उसके हवास गुम हो गया। उसने चकराते हुए सर को संभाल कर आसपास नज़र डालकर पानी तलाश किया। लाल खान ने वफूर शौक से डोलते हुए कदम अंदर रखे। पानी उसके हलक में जैसे कांटे पड़ गए थे। लाल खान ने घबराकर इधर उधर देखा। दूर मेज़ पर ग्लूकोज मिला पानी रखा हुआ था। उसने लपक कर गिलास उठाया और तेज़ी से उसके करीब आया और बहुत आराम और एहतियात से उसे सहारा देकर गिलास होंठों से लगा दिया। वो एक सांस में चढ़ा गई। कदर सुकून का एहसास हुआ तो संभल कर बैठ गई, बल्कि लाल खान से ज़रा परे हो गई। अभी पानी पीते हुए वो लाल खान के बाजू के घेरे में थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे ये बाजू का हल्का ना हो, दोज़ख की आग में तपा हुआ तो को। लाल खान को हया का ये अंदाज मज़ीद बेखुद कर गया। रानी हो तुम इस घर की, न सास न ससुर, हम 5 भाई हैं, सबका अपना अपना कारोबार, अपना अपना घर। स्याह सफ़ेद की मालकिन हो तुम, जो जी चाहे करो, जैसे चाहे रहो, अपनी तरफ से इजाज़त है। हम तो बस चाहेंगे कि तुम खुश रहो। नया दूल्हा था, चोंचले कर रहा था। खुश? उसने पहली बार नज़र उठाकर लाल खान की सिम देखा। पता नहीं अब खुश किस रंग में आएगी, मैं इसे पहचानूंगी भी या नहीं, या एक सवाली की तरह पथराई आंखों से खुशी का रास्ता देखा करूंगी। ये रात नहीं आई थी तो खुशी के इम्कान सोने नहीं देते थे। अब अंदर एक मातम बरपा हो गया जो उम्र भर जगाएगा। आज से 15 साल पहले मेरा निकाह हुआ था मेरे मामू की बेटी से। लाल खान मुखातिब हो रहा था। उसके दिल के दरवाजे पर पड़ी जंजीर झन-झन बजी। वो फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। मगर उसे टीबी हो गया था। मामू ने उसका बहितरा इलाज कराया। मुझे भी सालों लटका कर रखा कि ठीक हो जाएगी। फिर मैंने तंग आकर तलाक दे दी और कुवैत चला गया। 7 साल वहाँ लगाए, फिर मुल्क वापस आ गया। यहाँ तो शादी में कोई रुकावट नहीं थी। बड़े रिश्ते देखे। दरअसल किस्मत में तुम लिखी थी, इसलिए देर हो रही थी। हर काम का कोई वक्त मुकर्रर है। मगर भाई बड़ी अच्छी किस्मत है हमारी। सब तारीफ़ कर रहे हैं हमारी दुल्हन की। अब दुल्हन को बहलाने का मरहला आ रहा था जो लम्हाती कुर्ब के बाद दूर जा बैठी थी। भाई हम तो सर से पैर तक तुम्हारे, इतनी दूर क्यों हो गई हो? लाल खान गाँव तकिए से टेक लगाकर आराम से बैठ गया। एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो एक रोमान परवर लड़की थी जो अपने ख्वाबों में बहुत आसूदा रहती है, बजाय एक नापसंदीदा कुर्ब के। वो मज़ीद दूर होकर खिसक गई। बिला इरादा नादांस था। उसका दम उलझ रहा था इस ख्याल ही से कि उसे गशी आ रही थी कि वो उसके करीब आएगा। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ, वो कांपती आवाज़ में बामुश्किल गोया हुई। हाँ हाँ, लाल खान का बुलंद कहका बेसाख्ता था। बहुत कम उम्र हो, बहुत नादान हो। अरे अभी सारी थकन उतर जाएगी। बालू को उसके वालहाना अंदाज पर चक्कर आने लगे। मैं रो पड़ूंगी। उसकी आवाज़ भर आ गई, गोया ये धमकी थी। और फिर सारी उम्र हंसोगी भी तो? लाल खान कलाई से घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, या इलाही, एक तू औरत बनाता है, फिर उसे शीशे का दिल देता है और फिर उसे लाल खान देता है। वो वाकई चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। आज तो किचन से खुशबुओं का तूफान बाहर आ रहा है। क्या हमारे नए जन्म का जश्न मनाया जा रहा है? उसने किचन में दाखिल होकर गहरे गहरे सांस लिया और एक कबाब उठाकर टूंगने लगी। बड़े अब्बा पहुंच रहे हैं आज शाम 6 बजे, कलो ने इत्तला बहम पहुंचाई। हाँ अच्छा, यानी हवेली के सब बाशिंदे किस्तों में कराची आ रहे हैं। वो मज़े लेकर खा रही थी। सब ठंडे हो जाएगा, इन्हें पहली फुर्सत में अवन पहुंचा दो। रोशी को अचानक सुगरापा सूझ गया। अभी रख रही हूँ, थोड़े से बाकी रह गए। वो कढ़ाई में कबाब उलट पुलट कर रही थी। कलो, जी बीबी, ये बड़े अब्बा क्यों आ रहे हैं? मुझे क्या पता बीबी, उनका घर है, 100 बार आएंगे। तो गोया बड़े अब्बा की दावत हो रही है। दावत तो दूसरों की है, आपको नहीं पता। फातिमा बता रही थी, वो जो उस दिन नहीं आए थे, मोटे से, जिनका वो सामना था जब आप अस्पताल से आई थी। खान भी यहीं थे। उसका इशारा बारी की तरफ था। रोशी का हाथ मुंह की तरफ जाते जाते रह गया। अलीमुद्दीन, जी नाम मुझे पता नहीं। वैसे खान बारी बता रहे थे कि हमारे गांव ही के हैं। पर जी वो तो सालों से शहर में हैं। जब वो गांव में होंगे तो मैं छोटी सी होंगी। अभी तो गए थे दावत खाकर, इतनी जल्दी फिर आ रहे हैं। अब समझ में आया कि बड़े अब्बा क्यों आ रहे हैं। उसने हाथ कलो के अपहरण से पूंछे और तकरीबन पाँव पटकती लाउंज से बाहर आई। रूबी हाथ में आईना पकड़े आईब्रो बना रही थी। जरी के बालों में रोलर लगे थे। मुन्ना कपड़ों का इंतखाब करके बड़ी अजलत में गुल्लर से
पास कराने के इरादे से लाउंज में दाखिल हुई थी। शीनो एक कोने में बैठी काला सूट पहन लूँ की गर्दान कर रही थी। बिया के पर्ल टॉप्स गुम हो गए थे, वो एक एक से पूछती फिर रही थी। लाली एक तजब्जुब के आलम में सूट लिए बैठी थी। जो भी फारिग दिखाई देता उसी के पास जाकर खड़ी होती, ये पूछने के लिए कि दुपट्टे का रंग तेज़ तो नहीं है, चल जाएगा, ओवर तो नहीं लगेगा। मरियम को इस्त्री करते हुए शर्ट पर नेल पॉलिश का निशान नज़र आ गया था। अब वो ये पूछती फिर रही थी, ये छूट भी जाएगा, और ये भी कि किस तरह। पूरे लाउंज में अगर कोई पुरसकून था तो वो गलो थी। वो तीर की तरह उन्हीं के पास पहुंची। शीनो ने सर उठाकर रोशी की सिम देखा। अरे भाई गुल्लो, इसका पहला मिसरा क्या है? उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए। अरे छोड़िए आपा, ये बेवक्त की रागनी। मरियम नेल पॉलिश के धब्बे वाली शर्ट लिए इंतहाई गमनाक पोजीशन में थी। एकदम तनक कर बोली थी, अरे क्यों गम में दुबली हुई जा रही हो? हिना के पास भी तो ऐसा सूट है, उसकी शर्ट ले लो, अगर कसम खा बैठी हो कि यही सूट पहनना है। शीनो उससे ज़्यादा तनक कर बोली, हाय अल्लाह, ये शैम्पू बड़ा ख़राब है, सारे बालों के लिट्टे बन गए। तानिया दुहाई देती हुई लाउंज में दाखिल हुई। उसकी शक्ल देखकर सब अपनी फिक्रें भूल गई। वो कह के शुरू हुए कि बस किस सिलसिले में आखिर ये क़यामत बरपा है। रोशी अब ज़्यादा बर्दाश्त न कर सकी। समझ तो खैर वो गई थी, मगर एक खुद फरेबी का भी मार्जिन होता है हर इंसान के अंदर। लो भाई, दुल्हा बारातियों का पूछ रहा है, आप क्यों आए हैं? रूबी को नई नई बातें करना खूब आती थी। लाउंज में एक मर्तबा फिर मुश्तरका कहका गूंजा था। वो नकोसी बनकर उन्हें देखने लगी। तुमने अपने कपड़े वगैरह तैयार नहीं किए? कुल्लू न जाने क्यों आज गुमसुम सी थी। अब कहाँ जाना है? वो अनजान बनकर पूछने लगी। दरिया बस्ती से उठते हैं तो कराची में गिरते हैं, आगे तो अब समंदर है। उसकी खुद एतमादी आनन फानन बहाल हो गई थी। वो इत्मीनान से कुशन खिसकाकर कारपेट पर बैठ गई। रूबी ने सबसे ज़्यादा उसकी इस बात से हज़ उठाया था। खूब लूट-पूट हो रही थी। मान गए रोशी, क्या जवाब नाजिल होते हैं तुम पर। अच्छा, अब तुम बाद में टांगे फैलाकर बैठना, जाकर नहाओ धो, अच्छे से कपड़े बदलो, बड़े मामू भी आते ही होंगे। जरी ने उसे हालत इत्मीनान में पाकर ज़रा चाबी भरने की कोशिश की। लेडी ऑफ द इवनिंग का इनाम देने आ रहे हैं बड़े अब्बा। वो बाकायदा लेट गई थी। रोशी चलो उठो, बदतमीज़ी नहीं चलेगी। मूना ने झाड़ पिलाई। मैं ठीक हूँ, सुबह ही तब्दील किया मैंने कपड़े। आप सब मेरे गम में दुबले ना हो। उसकी पोजीशन में ज़रा फ़र्क ना आया। दावत है घर में, 10-15 लोग बाहर के आ रहे हैं, गुल्लू ने समझाया। वो खाना खाने आ रहे हैं, खाना अच्छा पका है, मैं सूंघ कर और कुछ टूंग कर आ रही हूँ। वो हंसकर उन्हें देखने लगे। हो सकता है आने वाले दिनों में वो तुम्हारे ससुराल ही कहलाएं। शीनो अब मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी। ये तो और भी अच्छी बात है, लड़की को ओरिजिनल हालत में देखना चाहिए। वो मुस्कुरा रही थी। लेपा तोपी तो नहीं होनी चाहिए। क्यों जरिया आपा? छोड़ो इसे इसके हाल पर, तुम लोग अपनी तैयारियां करो। मुन्ना ने हमेशा की तरह सूरत हाल संभाल ली। तकरार वो बर्दाश्त नहीं होती थी। अच्छा सुनो, क्या तुम लोग गाने भी गाओगी? वो शरारत भरे अंदाज में मरियम से पूछ रही थी। मगर तुम लोगों को गाने भी नहीं आते। खैर मैं हेल्प कर दूंगी, वगरना तुम लोग तो हर शादी में एक ही गाना गाती हो, चांदनी में आइयो मियाँ बनड़े। वही पूरे चांद के दिनों में अगर बनड़े को ज़रूरी काम पड़ गया तो क्या बारात 1 महीना लेट करोगी? वो थी उसकी हंस सूरतें देखकर। गुल्लू खौफजदा से उसकी शक्ल देख रही थी, जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। तुम्हें पता है कौन है वो लोग? वो दबी आवाज़ में पूछने लगी। अलीमुद्दीन बाहलिया जसीमुद्दीन, एक अदद होनहार सपूत के वालिद माजिद, ना मजीद कोई बेटा, ना आबिद, ना खालिद। वो हंसकर लुटपुट हो रही थी। उनकी हैरान परेशान सूरतें देखकर वो उठ खड़ी हुई। ऊपर जा रही हूँ, जब खाने का वक्त हो जाए तो बुलवा लीजिएगा। वो उसी तरह खिलखिलाती हुई वहाँ से बाहर चली गई और सीधी ऊपर बड़े बाबा के कमरे में पहुँची। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो कमरे में मौजूद नहीं थे। वो अंदर दाखिल हुई और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फ़ोन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे की सिम देखते हुए उसने नंबर पुश किए। फ़ोन मामा ने उठाया था। मामा बारी है? अच्छा फटाफट बुला दें। चंद सानियों से इंतज़ार करना पड़ा। हेलो, रोशी बात कर रही हूँ। अब क्या हुआ? वो दूसरी तरफ से पूछा जा रहा था। आज टीम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 12वीं खिलाड़ी वो खुद हैं। वो खफकी से कह रही थी। पता है मुझे, बड़े अब्बा यहाँ से रवाना हो चुके हैं 3 घंटे पहले। वो कह रहा था। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? वो दांत पीस कर पूछने लगी। बड़े अब्बा बतौर हेडलाइन खुद पहुँच रहे हैं। वो हंस रहा था। मैं क्या करूँ? वो झलाई। खाना खाइए सबके साथ, आज तो ख़ास डिशें होंगी। उसका कहका उभरा। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।